तो आज मेडिसिन में जो डिजीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कंटेजियस प्लूरोनिमोनिया। यह रोग निम्न नामों से भी जाना जाता है। एब्रीविएशन में इसको CBPP और CCPP बोलते हैं। ये एब्रीविएशन है इनके नाम। तो CBPP से का मतलब तो हो गया कंटेजियस बोवाइन प्लूरोनिमोनिया, और CCPP का हो गया कंटेजियस कैप्राइन प्लूरोनिमोनिया। ये बोवाइन में है और ये कैप्राइन में है। इसको लंग प्लेग भी कहते हैं, लंग प्लेग भी कहते हैं, और लंग सिकनेस यानी कि फेफड़ों का रोग मुख्य रूप से है, क्योंकि ऊपर हमने निमोनिया पढ़ी ली है। कंटेजियस प्लूरोनिमोनिया, निमोनिया में जनरली लंग्स ही इफेक्टेड होता है। यह रोग मुख्य रूप से गोवंश का है, भैंस व भेड़ में नहीं पाया जाता। यह रोग वक्षीय अंगों जैसे फेफड़े व प्लूरा, फेफड़ों का बाह्य आवरण है प्लूरा, प्लूरिसी हो जाती है, पानी भर जाता है प्लूरा में रस युक्त यानी कि अडीमा हो जाता है। एक विशेष प्रकार का निमोनिया है जो एस्टीरोकोकस माइकोइड्स अथवा माइकोप्लाज्मा माइकोडीज वार माइकोडीज नामक जीवाणु से होता है। इसका कारण जो है वो यह रोग माइकोप्लाज्मा माइकोइडीज नामक जीवाणु से होता है। पूर्व में वैज्ञानिक इस रोग को विषाणु जनित मानते रहे, लेकिन बाद में पता चला कि ये जीवाणु फेफड़ों के प्लूरा में रहता है तथा ये जीवाणु इतना छोटा होता है कि फिल्टर पेपर में से भी छन जाता है। जब किसी रोगग्रस्त अंग से स्लाइड बनाते हैं तो जीवाणु सूक्ष्मदर्शी से भी दिखाई नहीं देता, लेकिन जब इसे कल्चर करते हैं तो यह दिखाई देता है। तो कल्चर मैंने आपको समझाया था कि जब ये बैक्टीरिया को कल्चर करते हैं तो एक मीडिया की आवश्यकता होती है। पेट्री डिश में मीडिया लेते हैं और जनरली जो आगार मीडिया, उसमें जो सैंपल आया हो उस सैंपल का कुछ छोटा सा भाग उसमें छोड़ देते हैं ड्रॉप से, और फिर उसको प्रॉपर जो है वो टेम्परेचर पे रख देते हैं मेंटेन करके, और 48 घंटे के बाद में उसमें देखते हैं कि कितनी ग्रोथ जो हुई है। तो वो ग्रोथ हो जाती है बैक्टीरिया की, इवन कई तो कॉलोनी बना लेते हैं बैक्टीरिया। तो कल्चर का मतलब है उनको बढ़ाना, उगाना, यूँ आप मान लीजिए कल्चर, उगाना उसको या बढ़ाना। तो ये करने के बाद जब हम इसको देखते हैं तो ये कल्चर करते हैं तो ये दिखाई देता है सिम्टम। जब पशु इस रोग से ठीक हो जाता है तो यह पशु करीब 3 वर्ष तक कैरियर रहता है, यानी कि 3 वर्ष के बाद में ऑटो इम्यून हो जाता है वो। इसके जो है उस पशु के शरीर में इस रोग के प्रति जो है वो इम्यूनिटी आ जाती है, इम्यूनिटी पैदा हो जाती है, लेकिन 3 साल तक ये जो है वो कैरियर रहता है। इस रोग में पशु के 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर आता है, पशु को लगातार खांसी आती है। ये निमोनिया हम नाम लेते ही इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि ये फेफड़ों से संबंधित है और खांसी है। पशु के फेफड़ों में प्लूरा में सूजन होती है, इसलिए पशु के चलने फिरने में दर्द महसूस करता है तथा खड़ा होता है तो कोनिया को चौड़ा करके, एब्डक्टेड एल्बो, ये मैंने आपको ट्रोमेटिक पेरिकार्डाइटिस में भी पढ़ाया था कि ट्रोमेटिक पेरिकार्डाइटिस में क्या करता है, पशु जब चलता है तो अगले पैर जो है ना उनको चौड़े करके चलता है। एब्डक्टर एल्बो, एल्बो को बाहर की तरफ जो है वो ले जा करके फिर जो है चलता है, क्योंकि उसको अगर ये अंदर की तरफ नॉर्मल वे में चलता है तो उसको दर्द होता है यहाँ प्रेस होने से। तो ये एब्डक्टेड एल्बो कहते हैं। रोग ग्रसित पशु के गले में एडिमा जैसी सूजन आ जाती है जो नीचे पैरों तक चली जाती है। अब आप देखिए HSO और इसमें फ़र्क देखिए, उसमें गले में सूजन वहाँ ऊपर ही रहेगी, और ट्रोमेटिक पेरिकार्डाइटिस में भी सूजन दोनों पैरों, अगले दोनों पैरों के नीचे ब्रिस्केट रीजन में रहेगी, वो निचले पैरों तक नहीं जाएगी, पैरों में नहीं जाएगी। लेकिन इसमें क्या होगा, वहाँ सूजन भी होगी लेकिन पैरों में, टांगों में भी पूरी में सूजन जो है हो जाएगी। तो ये डिफ्रेंशिएशन हो गया। पशु कमर को ऊपर उठाए रखता है यानी कि धनुषाकार, तथा गर्दन को लंबी से सीधी करके नथुनों को चौड़ा करके घर घर की आवाज़ के साथ सांस लेता है। तो एब्डक्टेड एल्बो और ये आर्च्ड जो है वो बैक, ये सिम्टम आपको ट्रोमेटिक पेरिकार्डाइटिस में भी पढ़ाएंगे।
लेकिन उसमें जो है गर्दन को लंबी सीधी करके, नाखूनों को चौड़ा करके, और उसमें सेप्टिक सीमिया में हेमरेजिक सेप्टिसीमिया में घर घर की आवाज़ आती है। तो इसको जो है इससे हमने डिफ्रेंशिएट करता है। उसके अंदर आर्च जो है वो बैक नहीं होती। नाकों से स्राव अधिक मात्रा में गिरता है, तो कभी कभी तो नाक के स्राव में खून भी आता है। पशु 5-7 दिन के अंदर ही मर जाता है, और अगर जीवित रहता है तो 3 साल तक हमने ऊपर देखा कि वो कैरियर रहता है। निदान डायग्नोसिस लक्षणों के आधार पे और जीवाणु को कल्चर करके। ट्रीटमेंट सल्फा ग्रुप्स और एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ग्रुप जो है वो इसको देते हैं, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, नेक्लोरम्फेनिकोल वगैरह। टाइलोसिन टार्ट्रेट ये भी इसमें अच्छा रिजल्ट देता है। और लिंकोमाइसिन ये भी इसमें जब 10 से 50 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से 3 दिन तक इंट्रामस्कुलर को लगाते हैं इंजेक्शन को, तो ये भी इसमें काम करता है। कंट्रोल पशु को ख़त्म कर देना चाहिए। यह भारत के अंदर संभव नहीं है, हमें पता है, हमारे यहाँ ऐसा होना नहीं है, होने नहीं करने नहीं देते आता। पशु को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। यदि टीका उपलब्ध हो तो लगाएं, कैरियर पशु को फार्म से हटा दें। तो ये हमारा आज हुआ कंटेजियस प्लूरो निमोनिया। अब एक डिजीज़ और है, आज हम साथ में इससे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी डिजीज़ेज हैं हमारे पास। अगर 2 डिजीज़ हम एक इसमें लेक्चर में नहीं लेते हैं तो ये कोर्स कंप्लीट नहीं होगा हमारा। तो दूसरी जो डिजीज़ है वो है आज लेप्टोस्पायरोसिस। इसके नाम हैं अलग अलग। इसको वेल्स डिजीज़ भी कहते हैं, इन्फेक्शियस जॉन्डिस भी कहते हैं, हीमोग्लोबिनूरिया, मड फीवर, राइस फील्ड वर्कर्स डिजीज़, स्वाइन हैंडलर्स डिजीज़ और शुगर केन वर्कर्स डिजीज़, कैनाइन टाइफाइड, टाइफस और स्टटगर्ट डिजीज़। ये अब इनके इतने नाम हैं इस डिजीज़ के, और ये लगभग नाम ही नहीं है, ये जो है एक्चुअली इसके सिम्टम हैं। इन सिम्टम में ये आएगा, हम एक एक को आगे डिस्कस कर लेंगे। और ये ध्यान रखने वाली बात है, इम्पोर्टेंस इसलिए इसके कि जूनोटिक डिजीज़ है, जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाला। लेप्टोस्पायरा नामक जीवाणु से फैलने वाला रोग है। ये जीवाणु गुर्दा यानी वृक्क, यकृत, फेफड़े, मस्तिष्क, मादा पशु के प्रजनन अंग पर असर डालकर पशु में बुखार, एनीमिया, हीमोग्लोबिनूरिया व गर्भपात कर देता है। एटियोलॉजी मुख्य रूप से लेप्टोस्पायरा प्रोमोना नामक जीवाणु में यह रोग फैलता है, लेकिन इसी जीवाणु की अन्य स्पीसीज भी इसे फैलाती हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, रोग फैलने के माध्यम, रोगी पशु के पेशाब व गर्भाशय के स्रावों को सीधे संपर्क में आना या उसके संबंधित आहार को खाने व जल को पीने से। तो ये खास जो है वो ध्यान रखने वाली बात है वेटनरियंस के लिए। अब अगर ऐसा डिजीज़ है और आप वहाँ पे घूम आए उसके घर में और पेशाब किया हुआ है, वहाँ पे आप टच कर रहे पेशाब को या गर्भाशय के स्रावों में किसी तरह से टच हो गया, तो ये आप जो है बीमारी ले लिया, आपको लग जाएगी। तो ये बड़ा केयरफुली हैंडल करने वाला केस होता है। मनुष्य द्वारा संक्रमित तालाबों के तैरने, मनुष्य द्वारा संक्रमित तालाब में तैरने से, मान लो इस लेप्टोस्पायरोसिस इनका इन्फेक्शन उस तालाब में है और वहाँ अगर आदमी जो है वो नहा लेता है तो उसके संपर्क में आने से ये रोग उसको लग सकता है, सीमन के द्वारा या इन्फेक्टेड मिल्क के द्वारा और टेक्स आदि के काटने से। तो ये ट्रांसमिशन के बोर्ड हैं इसके। सिम्टम यह 3 प्रकार का पाया गया है। सिम्टम इसके एक तो है एक्यूट फॉर्म, सब एक्यूट फॉर्म और क्रॉनिक फॉर्म, ये 3 इसकी फॉर्म है। तो एक्यूट फॉर्म में इनक्यूबेशन पीरियड 1 से 10 दिन, पशु में लक्षण एकाएक प्रकट होते हैं, तापमान 103 से 107, पेशाब में खून आने लगता है, श्वास लेने में दिक्कत होती है और दुधारू पशुओं में पीले रंग का दूध आने लगता है। पशुओं में अडर में सूजन नहीं आती लेकिन दूध बिल्कुल कम हो जाता है। यह दूध वापस साधारण मात्रा में 2 से 3 सप्ताह बाद वापस आ जाता है। इसे कोल्ड मैस्टाइटिस का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि अडर में सूजन तो नहीं आती लेकिन दूध जो है वो पीले रंग का आना शुरू हो जाता है। तो हम इसको मैस्टाइटिस कह देते हैं और ये भी कोल्ड मैस्टाइटिस कहलाती है। कुछ पशुओं के दूध में खून के कारण लाल रंग का भी आना देखा गया है।
मादा पशुओं में 5 से 9 माह का गर्भपात हो जाता है। गर्भपात के बाद प्लेसेंटा नहीं गिरता, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा हो जाता है। पशुओं में मेनिंजाइटिस व एनसेफलाइटिस के लक्षण भी दिखाई देते हैं। मेनिंजाइटिस मैंने आपको पढ़ाया था, ये ब्रेन की मेनिंजेज जो कवर हैं वो है, उनकी सोजन है, उसमें सोजन आती है तो मेनिंजाइटिस होगी, और अगर ब्रेन के में सोजन आती है तो वो एनसेफलाइटिस कहलाती है। ये आपने पढ़ रखा है पहले। सब एक्यूट फॉर्म, यह स्थिति कुछ दिनों तक बनी रहती है। इस दौरान पशु के निम्न लक्षण आते हैं: भूख न लगना, पेशाब में खून आना, पेट दर्द होना, गर्भपात हो जाना तथा पशु दूध दे रहा है तो दूध में कमी हो जाना, और पशु पिछले पैरों से लंगड़ा कर चल रहा है। ये है इसकी सब एक्यूट फॉर्म के लक्षण। अब है क्रॉनिक फॉर्म के क्या क्या लक्षण। क्रॉनिक फॉर्म में धीरे धीरे क्या हो जाता है, नेफ्राइटिस, गुर्दे में नेफ्रॉन सोजन उनकी नेफ्राइटिस, और इसी के साथ हीमोग्लोबिनूरिया हो जाता है। हीमोग्लोबिन पेशाब में आने लग जाता है। पेशाब में कभी कभी कोशिकाओं के भाग भी उपस्थित होते हैं। यकृत को नुकसान होने के कारण इसमें जॉन्डिस के लक्षण दिखाई देते हैं। जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है। लक्षणों के आधार पर प्रयोगशाला जांच में WBC की मात्रा बढ़ जाती है। एनीमिया के लक्षण दिखाई देते हैं, यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन वाइट, आँख की झिल्ली को देखेंगे तो नजर आएगा। बिलीरुबिन की मात्रा जो है बढ़ जाती है। खून व पेशाब में जीवाणु की उपस्थिति जो है वो देखी जाती है, और वृक्क, यकृत व मस्तिष्क में पैथोलॉजिकल बदलाव देखे जाते हैं। जो सेल होती है वृक्क की, यकृत की और मस्तिष्क की, उसके अंदर पैथोलॉजिकल चेंजेज होते हैं सेल में। बीमारी के लक्षणों से उसका सेल के आकार और इस तरह के चेंजेज उसमें आ जाते हैं, वो चेंज होते हैं। नियंत्रण, कंट्रोल, पशु को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। मूत्र आदि से पशु का चारा दाना पानी संक्रमित होने से बचावें। अब आ जाए वही जो हमने पहले नाम पढ़े हैं, ये इसके कारण है। जो व्यक्ति गन्ने के साथ काम करते हैं अथवा गंदे नालों की सफाई करते हैं या कसाई का काम करते हैं, चावल की कटाई करते हैं, तो ये सारे के सारे नाम आ गए हैं उसी में। कटाई या मिलों में काम करते हैं, उनको वैक्सीनेशन करावें, क्योंकि इनके नाम पर ही ये जो है नाम दिए गए थे। पीछे जो मैंने नाम पढ़े हैं वो ये सारे के सारे नाम इसके अंदर जो इसके आ जाते हैं। जैसे अभी मैंने शुगर केन वर्कर, तो ये गन्ने वाले आ गए। स्वाइन हैंडल्स डिजीज जो इनको सूरों को पकड़ने का काम करते हैं, और राइस जो है वो मिलों में काम करते हैं, राइस फील्ड वर्कर्स डिजीज। तो ये इस तरह से नाम है जो इनके नाम। और ये इन्फेक्शियस जॉन्डिस हमने देखा, इसमें पीलिया हो जाता है, इसी के नाम पे ये नाम जो रखें। इन सब को जो है वैक्सीनेशन करवाना अति आवश्यक है, क्योंकि ये जूनोटिक बीमारी है और ये पशुओं से आदियों में, उन वर्कर्स में लग सकती है। स्वयं को व पशु को वैक्सीन प्रतिवर्ष लगवाएं। पहला टीका 7 से 9 माह 2 ml सबकट, दूसरा टीका 12 से 14 माह सप्ताह लगाना आवश्यक है। रोग ग्रसित होने के बाद ठीक पशुओं को फार्म से हटा दें, क्योंकि वे कैरियर का काम 3 साल तक करते रहते हैं। उपचार में पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन का इंजेक्शन 5 से 7 दिन वो एंटीबायोटिक देती हैं। फ्लूइड थेरेपी देते हैं, IV फ्लूइड थेरेपी में GNS वगैरह, ये सारी RL वगैरह, ये सब फ्लूइड थेरेपी कहलाती हैं। और लीवर एक्सट्रैक्ट इंट्रामस्कुलर देते हैं, B कम्प्लेक्स विद लीवर एक्सट्रैक्ट, बेलामिल वगैरह। और कोर्टिकोस्टीरॉइड, ये इसमें थोड़ा नाम इसने कोर्टिकोस्टीरॉइड कर दिया है, ये कोर्टिकोस्टीरॉइड्स होते हैं, R कर लें इसको। जैसे डेक्सामेथासोन 5 ml इंट्रामस्कुलर, ये जो है वो हम ट्रीटमेंट के अंदर लगाते हैं। तो ये आज हमने 2 डिजीज़ जो है लेप्टोस्पायरोसिस और कंटेजियस निमोनिया जो है हमने पढ़ा। तो इसके लक्षण जो है लेप्टोस्पायरोसिस के मेन है, क्योंकि जूनोटिक बीमारी है, ये इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए इसको अवश्य आप जो है वो तैयारी करें। थैंक यू।